नमस्कारम, क्या हाल है आप सभी के? तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं प्राचीन भारत को। और हमने क्या क्या कर लिया है? हमने कर लिया है पाषाण काल, जिसमें हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा क्रम है आज का वैदिक काल। ओके, एक बारी थोड़ा सा मैप से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें दोबारा से रिमाइंड हो जाएंगी। तो हमने जो मैपिंग की थी, हाँ ये रहा। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा? पाषाण काल पढ़ा, प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं। पाषाण काल में क्या है? वह पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। और अब आज पढ़ेंगे वैदिक कालीन सभ्यता। तो एक पॉइंट और बचा है पाषाण काल में। देखो क्या, नव पाषाण काल का ही हिस्सा है ताम्र पाषाण काल। ओके, नव पाषाण काल का हिस्सा क्या है? इसका हिस्सा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, एक लाइन में इसको कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और देन फिर कहाँ आते हैं हम? सीधा सिंधु, हाँ, वैदिक कालीन सभ्यता पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा, जस्ट ए सेकंड। ये रहा, देखो ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग क्या है कि, अरे यार, इस नव पाषाण काल को मैंने बताया कि नव पाषाण काल का ही हिस्सा है ये। तो जैसे नव पाषाण काल खत्म हो रहा था, उसके अंतिम समय में तांबे की खोज हो गई कुछ कुछ जगहों पर, पूरी जगहों पर नहीं, कुछ कुछ जगहों पर। तो जहां जहां तांबे की खोज हुई, उस काल को उन्होंने क्या बोल दिया? ये ताम्रपाषाण काल का युग है। ओके, और जिस जिस जगह पर खोज हुई, भाई उसका नाम भी तो हैंगे ना, कई 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 सारे प्लेसों के। तो उसके नाम भी हैं, उसी के नाम पे उसकी संस्कृति का नाम रख गया, संस्कृति और सभ्यता। ठीक है। तो क्या है, यहाँ लिखा भी है, देखो ये नवपाषाण काल का ही पार्ट है। यानी नवपाषाण काल में कुछ कुछ जगह कॉपर का यूज हुआ था, तो उसके नाम पर ही वो नाम पड़ गया। तो इसकी कुछ चार संस्कृतियां हैं, याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि देखो, चार संस्कृतियों के नाम दे देंगे और चार स्टेट के नाम दे देंगे, उल्टा सीधा मिला के अब बोल देंगे मैच करो इसको। ओके, चलो। तो और एक और क्वेश्चन बना देंगे कि ये पूछ लेंगे कायथा संस्कृति और जौरवे संस्कृति कौन सी काल का हिस्सा है? पाषाण काल का हिस्सा है, पुरा पाषाण काल का है, नव पाषाण काल का है, या फिर हाँ, ताम्र पाषाण काल का है। ओके, तो ये भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कायथा संस्कृति या कायथा ताम्र पाषाण युग एक ही बात है। कायथा संस्कृति कहाँ पड़ेगी? आपकी एमपी में पड़ेगी। आहार, बनास, गिलिंद संस्कृति कहाँ पड़ेगी? तीनों संस्कृति कहाँ पड़ेंगी? आपको राजस्थान में पड़ेंगी। मालवा संस्कृति, महेश्वरा, नवदातौली कहाँ पड़ेंगी? आपकी एमपी की साइड पड़ेंगी। जौरवे संस्कृति कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में पड़ेगी। ओके, ठीक है। जौरवे में जैसे इनाम गांव आ जाएगा, ये लिख लेना। इनाम गांव कहाँ पड़ेगा आपका? मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इनाम गांव कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल की। चलो ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो वैदिक काल का युग क्या है? 1500 से 600 बीसी। अब आपको मैंने जो टाइमलाइन आपको बताई थी, कैसे हम टाइमलाइन को करेक्ट करते हैं, तो ईसा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ईसा के जन्म से पहले, जब ईसा का जन्म नहीं हुआ है, तो हम चीजें क्या करते हैं? पीछे से चलते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे चलते हैं। और ईसा के जन्म के बाद हम फिर सीधा चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये है 1500 से 600 ईसा पूर्व है। अगर ईसा के जन्म के बाद हम लिखते इसको, तो कैसे लिखते? 600 से 1500, 600 से 1500 एडी लिखते। अब यहाँ क्या लिख रहे? जब ईसा का जन्म नहीं हुआ है तो कैसे लिखेंगे? 600 से उल्टा लिखेंगे, माइनस की तरफ। देखो ऐसे चल रहे हैं ना। अगर जन्म हो जाता तो कैसे चलते? फिर ऐसे चलते, फिर 600 से 1500 लिखते। लेकिन अब क्या लिख रहे हैं? उल्टा। अब 600 से ऐसे लिख रहे हैं, 1500 से 600 लिख रहे हैं। अब समझ आ रहा है ना कि उल्टा क्यों लिखते हैं हम? अब आता है वैदिक काल। देखो वैदिक काल, इसका नाम क्यों पड़ा है, पहले तो हम इसको जानेंगे। उसके बाद भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा, हम इसको जानेंगे। उसके बाद हम वैदिक काल की जो धर्म है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी राजनीति है, और उसकी जो समाज है, चारों पार्ट को हम पढ़ेंगे, ताकि हमें पूरा वैदिक काल समझ आ जाए। और इस वैदिक काल को पढ़ने के बाद ना, हमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी भाई साहब, कि हम स्टैंड कहाँ करते थे। वैदिक काल नाम जो गाया जाता है, वैदिक काल, वैदिक काल, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, आज हमें बहुत चीजों के बारे में पता चलेगा। ओके, छोटे से वीडियो में 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, हो जाएगा। तो लिखा है कि सिंधु घाटी सब, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई पूरी तरह,
1500 ईसा पूर्व इसके बाद वैदिक काल आया और ये कहाँ तक चला? 1500 से 600 बीसी तक चला। वैदिक काल को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले को तो हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल माने लेटर। भाई लेटर हो गया, ठीक है, ये समझ आया ना? ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक, पहले को क्या कहेंगे हम? 1500 से 1000 तक। भाई ये वैदिक काल हमने बांट लिया है दो टाइमों में। 1500 से 1000 बीसी को कहेंगे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? 1000 से 600 तक वाले को उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इस काल में रहने वाले लोग, अब पहले पे बात किसकी बात कर रहे हैं? इसके पहले वाले की। किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाले की बात कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो इस काल में रहने वाले लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्यन कहते थे, आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्यन कहते थे। और ये भारत के नहीं थे, ये भारत में आए थे। ओके, ठीक है। इस काल में रहने वाले लोग अपने आप को आर्यन कहते थे। आर्य का अर्थ क्या है? प्लीज ये क्वेश्चन पूछते हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। अच्छा, प्रजाति के दृष्टि से नहीं है, मतलब ये कोई नस्ल जाति उसकी दृष्टि से नहीं लिया गया है, बल्कि ये भाषा की दृष्टि से है। नहीं समझ आया? मैं दोबारा बता दूं, आर्य का जो अर्थ है ना, वो भाषा के संदर्भ में है, ना कि वो जाति या प्रजाति के संदर्भ में है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस काल में वेदों का संकलन हुआ। इस काल में वेदों का संकलन हुआ, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इस काल में केवल ऋग्वेद, जो चार प्रकार के वेद है अपने, ऋग्वैदिक है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इस काल में केवल एक वेद का संकलन हुआ था, ऋग्वेद का। ओके, इसीलिए हम इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, उसके बाद लिखा है आर्य भारत में प्रवास करके करके आए, ठीक है। मैंने वही तो बताया था कि आर्य भारत के नहीं थे, जबकि प्रवास करके आए थे भारत से। अब इसकी कई कई थ्योरियां हैं कि सेंट्रल एशिया से आए या फिर कहीं और से आए, ठीक है, वहां सब नहीं जाना है आपको, केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो आर्य भारत में आए हैं, ना कि आक्रमण करके। और हाँ, आक्रमण करके भी नहीं आए, ये तो आए थे भैया प्रवास करके। लेकिन इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उत्तर भारत में, अभी उत्तर भारत में इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, ठीक है। और अच्छा, जब आर्य आए तो भारत, जो यहाँ के भी तो लोग रह रहे होंगे ना, स्वदेशी ट्राइब्स भी तो रह रही होंगी। अब आर्यों ने इनको क्या बोला? जो लोकल लोगों को क्या बोला, जो रह रहे थे यहाँ पे इंडिया की जो लैंड पे, उनको क्या बोला? दास या दस्यु। तो आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पूछते हैं कि दास या दस्यु क्या है, ठीक है। यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अब इस काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या है? भाई हमें पता भी तो चलना चाहिए कि इस जानकारी के स्रोत क्या है। चलो, तभी तो ना पता चलेगा कि ये काल कहाँ तक था, इसकी लोकेशंस क्या थी। तो पूर्व वैदिक काल का सबसे बड़ा जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वैदिक है। और इसकी भाषा क्या है ऋग्वेद की? संस्कृत। क्या है? संस्कृत है भाषा। तब यही वेद था, लिखा है यहाँ पे, तब यही वेद था। ओके, और इसकी भाषा क्या थी? सॉरी, नीचे भी लिखी हुई है। उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, तथा बाकी के तीनों वेद और उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। किस में लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में, मतलब जो 1000 से 600 बीसी वाला पार्ट है, इसमें नहीं, पूर्व वैदिक काल में नहीं लिखे गए। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। अब इसमें से ना 4 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 36 बार प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद लोगों ने पढ़ा, तभी तो पता चला कि ऋग्वेद में भाई कि आर्यन लोग रहे होंगे, इसलिए तो आर्यों का शब्द मेंशन है ऋग्वेद में। उपनिषद में एक मुंडक उपनिषद है, उपनिषदों में एक मुंडक उपनिषद है, ठीक है। इसमें सत्यमेव जयते लिखा है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है, जो भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वो कहां से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है भैया, ठीक है। 108 उपनिषद है।
और हाँ, एक और चीज याद रखेंगे आप, उपनिषदों को ही क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उपनिषदों को ही आप वेदांत कहते हैं। आचार्य प्रशांत जो पढ़ाते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वो वेदांत के ऊपर ही बोलते हैं। ठीक है, तो वेद को ही वेदांत कहते हैं, सॉरी, उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं, ना कि वेदों को कहते हैं। तो गलती से चक्कर में मत पड़ना है इसके, लिखा भी है ना कि वेदों को। उसके बाद जो गायत्री मंत्र है जो गायत्री मंत्र है वो कहां से लिया गया है, वो भी कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने के। हाँ, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र में पूजा किसकी होती है, सूर्य की पूजा होती है भाई। ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये थोड़ा सा डीप है तो देख लेना इसको, अगर याद हो जाए तो। वैसे हो जाएगा, तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। चलो, उसके बाद में चारों वेदों में किस किस की पूजा होती है। अब चारों वेदों में किस किस की तो पूजा होती है, और चारों वेदों के जो वेदांत हैं उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, और देखने के साथ हम याद भी करेंगे कि भैया ये पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद में क्या होता है, मंत्र पूजा होती है। क्या होता है ऋग्वेद में, मंत्र पूजा होती है। ठीक है, यजुर्वेद किसके लिए फेमस है, यज्ञ और अनुष्ठान के लिए फेमस है। सामवेद किसके लिए फेमस है, चिकित्सा और तंत्र विद्या के लिए फेमस है। अर्थवेद अथर्ववेद किसके लिए फेमस है, चिकित्सा के लिए फेमस है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऋग्वेद मंत्र पूजा के लिए, यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान के लिए, जो यज्ञ कराते हैं यजुर्वेद से लिए। सामवेद किसके लिए, चिकित्सा मेडिसिन और तंत्र विद्या के लिए। और अथर्ववेद किसके लिए है, किसके लिए है, चिकित्सा के लिए है। ठीक है, ओके, ठीक है। अथर्ववेद किसके लिए है, चिकित्सा के लिए। सामवेद किसके लिए, सॉरी, चिकित्सा के लिए। सामवेद चिकित्सा के लिए नहीं है, माफ करना। यहाँ पे मैं क्या आएगा, म्यूजिक आएगा भाई, एक सेकेंड। अरे यार, हो जाना, जस्ट ए सेकेंड। याद रखेंगे, सामवेद किसके लिए है, चिकित्सा, हाँ, मेडिसिन के लिए है, सॉरी, म्यूजिक के लिए है। और अथर्ववेद किसके लिए है, चिकित्सा के लिए है। तो चारों का हम अर्थ भी आपको साथ साथ में याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि डायरेक्ट पूछता है कि भैया म्यूजिक से कौन सा वेद संबंधित है, म्यूजिक से कौन सा वेद संबंधित है, सामवेद संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा वेदांत है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का। और कौशितकी ब्राह्मण किसका है, ये ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का है। याद रख, मैं डबल डबल बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपको याद हो जाए। सामवेद का कौन सा है, पंचविशा है। सामवेद का कौन सा है, पंचविशा है। अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण है। तो ये चीजें भाई याद रखनी है प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। मैं थोड़ा सा बॉक्स भी बना देता हूँ इसका, एक हीरा बॉक्स और एक हीरा बॉक्स। ठीक है, और ये वाला कर लेना भाई याद, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे कहीं से भी हो। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी कहाँ है, ये कहाँ कहाँ तक फैला है, इसकी सोशल लाइफ क्या है, सामाजिक जीवन कैसा रहा, धर्म कैसा रहा इसका। तो क्या कह रहा है कि इस एज में लोग सप्त सिंधु के एरिया में रहते थे। ज्योग्राफी का पता चल गया ना कि वैदिक कालीन लोग कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु। अरे सप्त सिंधु का मतलब क्या है, कुछ 7 नदी हैं। क्या है, 7 नदी हैं। इसमें से कुछ 4-5 नदी इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, पुराने नाम है नदियों। सप्त नदी यानी 7 नदी, देखो, सिंधु, बितास्ता, परुशनिनी, बिपाशा, नदी तारणा। ओके, ये नदियां हैं। और इसके पुराने नाम भी याद रख लो, क्योंकि पुराने नाम ही पूछे जाते हैं, और आगे नई पुरानी नदियों के नए नाम आगे मेंशन कर दिए जाते हैं, और मैच करने के लिए पूछा जाता है कि पुराने नामों को नई नदी के नाम से मैच करो। तो झेलम को ही कहते थे बितास्ता, परसुनी को ही कहते थे रावी, बिपाशा को ही कहते थे व्यास, नदी तारणा को ही कहते थे सरस्वती भैया। ठीक है, तो देखो कैसे याद रखेंगे, बिपाशा, व्यास, सा सवाल आ रहा है ना। ठीक है, परुशनी, रारत, और उसमें भी रावी, परुशनी, रावी। ओके, और नदी तारणा का तो बिल्कुल ही अलग है, और बितास्था का नाम भी बिल्कुल अलग है, झेलम। अगर ये 4 के नाम याद रखनी है ना,
तो 2 को तो आप आराम से ऑड वन आउट वन कर पाओगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी पता चल गई ना आपको कि सप्त सिंधु नदी के किनारे रहते थे, 7 नदियों के किनारे रहते थे ये लोग। उसके बाद ऋग्वेद में ना समुद्र का कोई जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में कोई समुद्र का वर्ड का जिक्र नहीं है, ना ही विंध्य पर्वत का कोई जिक्र है, ना ही विंध्य पर्वत का कोई जिक्र है। गंगा का 1 बार तथा यमुना का 2 बार नाम मेंशन है केवल ऋग्वेद में। बहुत डीप पढ़ा रहा हूं भाई। गंगा का 1 बार और यमुना का 2 बार नाम मेंशन है। उसके बाद ये खत्म हुआ ज्योग्राफी। अब ऋग्वैदिक काल की सोशल लाइफ बात कर लेते हैं कि भाई वहां की सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो यह जनजाति समाज थी। कैसी समाज थी? देखो, ये ट्राइबल सोसाइटी थी तथा जनजाति लोगों के लिए शब्द का प्रयोग क्या होता था? अरे जनजाति लोग अपने आप के लिए क्या बोलते थे? जन कहते थे। पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन महिलाओं की सम्माननीय स्थिति थी। भाई जो महिलाओं की, बिल्कुल पुरुष और महिलाओं में कोई भेद नहीं था, इक्वल इक्वल थे दोनों। ये किसकी बात है? अर्ली ऋग्वैदिक काल की बात है, ऋग्वैदिक काल की बात है, पूर्व वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ऋग्वैदिक काल ही चल रहा है। विधवा विवाह अलाउ था। ओके, और सती प्रथा और बाल विवाह भैया बिल्कुल ही नहीं थी। सती प्रथा और बाल विवाह बिल्कुल अलाउ नहीं था, जिसको अंग्रेजों के आने के बाद इतना भसड़ फैल गई थी कि अंग्रेजों ने वो खत्म करवाई थी। भला करे अंग्रेजों का, जो सती प्रथा और बाल विवाह को बंद कर दिया उन्होंने। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये विभाजन कर्मों के वर्गों के आधार पर था, कर्म और क्लास के आधार पर था, ना कि जाति के आधार पर था। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जिसका कर्म अच्छा है वो अपने कर्म के अनुसार शूद्र से ब्राह्मण तक जा सकता है। अगर उसने ब्राह्मण की विद्या प्राप्त कर ली है तो ब्राह्मण वर्ग में जा सकता है। ठीक है, और जाति और उसके बाद हाँ, उसके बाद में आता है जाति के आधार पर। तो लेकिन अर्ली वैदिक लाइफ में क्या था कि भाई विभाजन कर्मों के और वर्ग के आधार पर था, ना कि जाति के आधार पर। ये लोग खाते थे, फूड क्या था? गेहूं, मीट, मछली, बकरी, भेड़ और दारू के रूप में सोमरस पीते थे। ये जे.एंड.के से मिलता था मेरे ख्याल से। इस समय की राजनीति देख लेते हैं कैसी है। भाई राजनीति भी तो देखे होंगे। तो परिवार को क्या कहते थे? कुल कहते थे। कुल से बनता था हाँ, ठीक है, कुल कहते थे। और जनजाति को क्या कहते थे? जन कहते थे। और जनजाति का जो हेड होता था उसको क्या कहते थे? राजन कहते थे। ठीक है, तो और राजन क्या करता था उस समय का? सभा, समिति और विधता। ये क्या है? सभा, समिति और विधता, ये क्या है? वहां की सभाएं होती थी, उसका नाम है ये। अरे समितियों के नाम है ये, सभा, समिति, विधता। तो इसकी इसकी अध्यक्षता कौन करता था? राजन करता था। कौन करता था? राजन करता था। तो ओके, इस समय क्या होता था कि भाई जो ट्राइब्स थे ना आपस में लड़ते बहुत रहते थे। क्या करते थे? लड़ते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, 10 राजाओं मतलब 10 राजनों की लड़ाई हुई। ठीक है, किससे? भरत राजन से। 10 राजा तो एक तरफ और भरत राजन एक तरफ भैया। युद्ध में क्या हुआ? भरत राजन जीत गया। क्या हुआ युद्ध में? भरत राजन जीत गया। तो भरत से ही क्या हुआ? भारत का नाम निकला। भरत से ही भारत का नाम निकला। तो अब अधिकारियों का नाम जान लेते हैं क्या क्या है। जो हाँ, वज्रपति। वज्रपति कौन था? चराऊ भूमि का अधिकारी था। अरे जो गाय चराने जाते थे उसका अधिकारी था। गाय को खोजने वाले को क्या कहते थे? गविष्टि कहते थे। अरे ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत ज्यादा माना जाता था। गाय को माता के रूप में गाय को पूजा जाता था भाई उस समय। उसी समय से चला आ रहा है कि गाय गाय को उसी से वैदिक काल से चला आ रहा है कि गाय क्यों है। गाय का जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है। कुलपति, कुल का जो हेड होता था कुलपति। उसके बाद जो ग्रामणी, फिर हाँ बिस्पति, फिर जन, गोपा, गोपति, फिर राजन। इन सबका हेड कौन होता था? राजन होता था। इसकी इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं। सोशल लाइफ देखिए, पॉलिटिकल लाइफ देखिए, अब इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे और फिर इसके बाद रिलीजन लाइफ देखेंगे, धर्म का काल देखेंगे। इकोनॉमिक लाइफ कैसा है? पशुपालन पर आधारित था। ठीक है, आर्थिक निर्भरता किस पर आधारित थी? पशुपालन पर। और द्वितीयक निर्भरता कृषि पर थी। कृषि प्राथमिक नहीं थी, गलती से कर दो। कृषि क्या थी? द्वितीयक थी। और पशुपालन क्या था? प्राथमिक था। वस्तु विनिमय पर आधारित थी। कोई सिक्का विक्का जब चला नहीं था। चावल लो, गेहूं दो, घी दो, इस तरह वस्तु विनिमय, वाटर सिस्टम था। उपहार को ये बलि कहते थे। एक और चीज आपको याद रखनी है कि उपहार जो गिफ्ट होता है ना उसको बलि कहते थे। बलि वो नहीं कि बकरी की बलि दे दी
या भैंस की बलि दे दी, उसको नहीं कह रहे हैं इस काल में ये लोग बलि। ये किसको कह रहे हैं? गिफ्ट को बलि कह रहे हैं। चावल, दाल, घी, दही, क्या इसको कहते थे बलि। ठीक है। गाय को दूध निकालने वाले को क्या कहते हैं? दोहित्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहित्रा। गौमत क्या, गौमत किसको कहते हैं? जिसके पास 100 गायों से अधिक गाय हों, और गाय को ये क्या कहते थे? गऊ कहते थे। ठीक है। चलो, तो अभी भी आयरन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आयरन नहीं मिला। अरे ऋग्वैदिक काल में आयरन नहीं मिलता। किस में मिलता है? पूर्व वैदिक काल में मिलता है, सॉरी उत्तर वैदिक काल में मिलता है। किस में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। किसमें नहीं मिलता? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। तो अभी किससे काम चला रहे हैं ये लोग? कॉपर से, तांबे और ब्रॉन्ज से, कांस्य से काम चला रहे हैं। तांबे और कांस्य से काम चला रहे हैं। ठीक है। इस काल का धर्म देख लेते हैं। पूजा किसकी करते थे? प्राकृतिक वस्तुओं की, घटनाओं की। ठीक है। इस काल की आपको 3 से 4 आपको, हाँ, विदुषियां याद रखनी है। विदुषियां किसको कहते हैं? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल पर्सन। और ये 4 महिलाएं थी इस काल की, फेमस इंटेलेक्चुअल वुमेन्स थी। लोकमुद्रा, घोषा, मैत्रेय और विश्वकासा। लोकमुद्रा, घोषा, मैत्रेय और विश्वकासा। ओके। इस एज में मुख्य भगवान कौन कौन से थे? पृथ्वी है, अग्नि है, इंद्र है, वायु है, वरुण है, सूर्य है। इंद्र को क्या कहते थे उस समय? पुरंदर कहते थे। तथा जानवरों को मारना बलि वर्जित थी। उस काल में बलि वर्जित थी। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में तो भसड़ होगी, बहुत कटाई, मार कटाई होने वाली है। उसके बाद लेटर वैदिक काल में कल पढ़ते हैं। ठीक है। कल कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो ऋग्वैदिक काल समझ आ गया ना आपको? इस काल का धर्म पढ़ लिया, इकोनॉमिक लाइफ पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली। ओके। चलो, लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।